चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर कर रहे थे बेटा, अपन मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपन ने पढ़ा था बेटा स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, यानी रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री क्या होती है और लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है बेटा। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा कंबसन के बारे में, दहन के बारे में। तो क्या लिखेंगे बेटा, कंबसन यानी कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या कहा, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कंबसन हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे दहन, मैंने बोला बेटा दहन ना कि बहन। क्या कहा, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के दहन की हम बात करते हैं बेटा। ओके, चलो बेटा देखो क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले अगर बेसिकली हम बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, कि कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का दहन। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो कंबसन का मीनिंग, जैसे मैंने कहा दहन बेटा, अपन जैसे डेली लाइफ में कई सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे जलाना, बालना, आग लगाना, वास्ते लगाना। अरे होता नहीं होता, इन सभी का केमिकल नेम जो होता है साइंस के अकॉर्डिंग यही होता है बच्चों, कंबसन। बच्चा कहेगा सर कैसे, इसका मतलब इस पार्ट में अपन जलाना, आग लगाना, वास्ते लगाना, बालना यही सब करेंगे क्या? नहीं बेटा, अपन को इतना वॉयलेंस उग्र रूप नहीं लेना है, अपन को क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है ओनली। तो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली क्या होते हैं ये जो प्रोसेस अपने, जैसे मान लो नॉर्मल अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कई सारे वर्ड बोले थे, जलाना, बालना, आग लगाना, वास्ते लगाना, ये सब प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बात समझ में आई क्या? तो बस तो क्या करेंगे, जिस सबस्टांस की, सबस्टांस मैंने बोला है चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो कुछ भी हो, जिस सबस्टांस की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है उसे बोलेंगे उसका कंबसन करवा दिया। समझ में आ गया? क्लियर? मैंने एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के CO2 बन रहा है बेटा, वो भी क्या है? कंबसन है। और नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, जैसे बायोलॉजी में हम पढ़ते भी है, डिस्कस करते हैं ना, अरे ग्लूकोज के कंबसन से क्या होता है, एनर्जी गेन होती है। अपन करते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह पढ़ते हैं बेटा बॉटनी में, याद है ना? तो क्या करते हैं उसमें भी क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ब्रेक होकर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इससे ATP गेन होती है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो कंबसन मैंने बोला है बच्चों, देखो कंबसन, कंबसन की जहां भी बात आ जाए बेटा, कंबसन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन विद O2, काम खत्म। क्या होगा, रिएक्शन विद O2, यानी जिस भी सबस्टांस की, चाहे एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी हो, जिसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए, अपन बोलेंगे उसका कंबसन करवा रहा है। क्लियर? ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन इसका मतलब ऐसे कंपाउंड, हमें स्पेशली किसकी स्टडी करनी है, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करनी है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो बेटा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, काम खत्म। ओके, तो क्या कहा बेटा, तो मेनली हमें पढ़ना क्या है, कंपाउंड जो होंगे उनके कंबसन की स्टडी करनी है। कंपाउंड कौन से? हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ठीक है बेटा, चलो अब अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है बच्चों, क्या कहा, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मैंने क्या कहा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा H/C यानी हाइड्रोकार्बन। ओके, ठीक है बेटा। देखो तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन नॉर्मली जैसे हम ऑर्गेनिक में देखते हैं क्या होता है, एल्केन होता है या फिर एल्कीन होता है या फिर एल्काइन भी हो सकता है। बात समझ में आई क्या? यानी अपन जो स्टडी करेंगे वो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों के रेस्पेक्ट में एप्लीकेबल होगी। जो भी अपन यहाँ भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा। अब क्या कहा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन किससे करवाए, ऑक्सीजन से। मैंने क्या कहा, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दहन है, इसका मतलब उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। क्लियर? ठीक है बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के हमेशा क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O गैस या फिर लिक्विड। चल के वेपर या गैस बोल रहा है तो H2O गैस, अदरवाइज कुछ नहीं बोले तो क्या करेंगे, लिक्विड कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये तो सबसे बेसिक थीम है बेटा। क्या आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए क्या, कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, CO2 और H2 बनेगा। ओके, ये भी अगर याद ना हो तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में ध्यान रखना। अगर हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो दोनों की क्या करो बच्चों, अलग अलग है, यानी फ्री फॉर्म में क्या करो,
ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, कैसे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर सेपरेट रिएक्शन करेगा, अलग से रिएक्शन करेगा, तो दोनों का फेमस कंपाउंड क्या होता है बेटा? H2O लिक्विड बना दो, काम खत्म। और अगर बात करें अपन कार्बन है, कार्बन देखो बेटा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो इनका पॉपुलर फेमस कंपाउंड क्या होता है? सबसे फेमस CO2 बना दो, काम खत्म बेटा, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की सेपरेटली ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो तो CO2 और H2O बन जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, देखो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक ट्रिक याद रखना बेटा। क्या? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनता है? ये इतना तो ये कितना होगा, ये इतना तो ये क्या होगा बेटा? मैंने क्या कहा, चाहे हाइड्रोकार्बन की बात करें, चाहे O2 की बात करें, चाहे CO2 की बात करें, चाहे H2O की बात करें, आपको एक की वैल्यू देगा, दूसरे की पूछेगा बेटा। ओके ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप आधे पेज का सॉल्यूशन करके भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अब एक ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्टली 2 स्टेप में सीधा आंसर आएगा, एक में वैल्यू पुट करोगे, दूसरे में आंसर आ जाएगा। क्या? ये ट्रिक दिमाग में सेट रखना बेटा। मैं क्या लिख रहा हूं देखो समझना, गिवन मोल और वॉल्यूम, क्या कहा? गिवन मोल और वॉल्यूम, या तो मोल या फिर वॉल्यूम की बात करेगा, अपॉन मैं क्या करूंगा बेटा? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या कहा? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। ओके ठीक है, इक्वल मैं क्या कर रहा हूं? सेम वही, क्या? गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना? अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? देखो बेटा मैंने क्या कहा, गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए। वही चीज किसके लिए? O2 के लिए। और वही चीज किसके लिए? गिवन मोल या वॉल्यूम, सेम वही गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसके लिए बेटा? CO2 के लिए। और वही चीज किसके लिए? गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए? H2O के लिए। ये ट्रिक ध्यान रखना बेटा, बिना कंपैरिजन, बिना माथापच्ची के आपका आंसर आएगा। ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा। मैंने क्या कहा समझना, सभी को मैंने इक्वल क्यों किया है समझना इस बात को। क्या? 4 में से हाइड्रोकार्बन के कंबशन के लिए इतना हाइड्रोकार्बन इतना है तो O2 कितनी चाहिएगी, या इतनी O2 चाहिए तो CO2 कितनी बनेगी, इतनी CO2 बनती है तो H2 वेपर H2O गैस कितना बनेगा, ये इतना है तो ये कितना बनेगा। कहने का मतलब क्या है, पूरी रिएक्शन में आपको हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, CO2 और H2O चारों में से क्या करेगा, किन्हीं 2 को कंपेयर करवाएगा बेटा। एक देगा दूसरे को वैल्यू पूछेगा, चाहे मोल पूछे चाहे वॉल्यूम पूछे। एक का मोल या वॉल्यूम दे रखा है, चारों में से कोई सा भी हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे CO2 हो, चाहे H2। देखते दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, सर ने ऐसी कोई बात बताई थी क्या? दिए गए मोल या आयतन अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोकार्बन के लिए इक्वल टू O2 के लिए, इक्वल टू CO2 के लिए, इक्वल टू H2O के लिए, सभी बराबर होंगे। जो आपको दिया जाए क्या करो, वैल्यू पुट करो, जो गिवन है बेटा। दो का नाम ले रहा है किसी का भी, इन दोनों का नाम लो तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों की बात करा इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों की बात करा तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। मैंने क्या कहा, जिन 2 का डिस्कशन कर रहा है नाम दे रखा है बेटा, एक का गिवन है वैल्यू, एक का पूछा है, उनको कंपेयर करो, जो गिवन है वैल्यू पुट करो, जो आस्क है उसे कैलकुलेट करो। समझ में आ गया? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो बेटा। सर ऐसी बात नहीं है, मेरे पास नहीं था फ़ोन। नहीं सर, आपसे कैसी परेशानी करता हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद। बिल्कुल बेटा, हमें पता है आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते, वो तो मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कोचिंग से जब भी कॉल या मैसेज आता है बेटा, वो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल ही होता है बेटा, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी है, आज आपको ज़िंदगी में बुरी लग सकती है, हमें खुद को पता है। बच्चा, चाहे आज का जो बच्चा खासकर बेटा अपने पेरेंट्स से, टीचर से दूर ही रहना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहता है, लेकिन ये ध्यान रखना यही चीज़ें ऐसी है, वो टिन सेट की तरह होती है। अरे टिन सेट होता है ना, लोग बोलते हैं कि गर्म जल्दी हो जाता है। गार्जियन हो चाहे टीचर हो बेटा, पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स, हमेशा उनका रोल वैसा होता है कि टिन सेट उनको पूरे ऊपर से कवर कर रहा है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, आवाज़ बहुत करता है, गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, दिमाग खराब करके रख दिया। लेकिन अगर वो हट जाए तो ध्यान रखना ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, आपको कैरियर के लिए हमेशा इंस्पायर ही करेंगे, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ाएंगे। ये 2 स्पीशीज ऐसी है, पेरेंट्स और टीचर्स, जो कभी भी स्टूडेंट का, बच्चे का गलत नहीं सोच सकते बेटा। बाकी कोई किसी का नहीं होता, चाहे रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड्स हो बेटा, फैक्ट है ये, ठीक है। चलो, अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस और नो?
चलो, क्योंकि ज़िंदगी में आप देखते हो चाहे कितने रिलेटिव हो, कितने कोई ही हो, हर कोई यही सोचेगा कि ये अनसक्सेस हो या फिर मेरे बच्चा इससे ज़्यादा सक्सेस हो। लेकिन टीचर पेरेंट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो यही कहेगा नहीं, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट ज़िंदगी में बहुत आगे जाए, हमसे भी आगे जाए, जितना हमने अचीव किया है, थोड़ा बहुत जो भी किया हो उससे भी कहीं गुना अचीव करे। पेरेंट्स टीचर ये दो स्पीसीज ऐसी होती है जो हमेशा ज़िंदगी में यही थॉट रखते हैं। चलो बेटा, अब बात करते हैं बच्चों, देखो क्या करना है, कैसे करना है, समझना इस बात को। ये तो मैंने बेसिक थीम आपको बताई है कि हाइड्रोकार्बन के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक बात तो श्योर है बेटा, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए, इसमें मेनली क्या करेगा, एक तरीका तो ये है चल के आपको रिएक्शन दी जाए। मैंने क्या कहा, चल के आपको रिएक्शन दी जाए कि ये कोई रिएक्शन है, चाहे मान लो CH4 की है, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, किसी की भी है। हाइड्रोकार्बन बोला है तो ध्यान रखना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन कोई सा भी हो सकता है। तो आपको रिएक्शन चल के दे दे कि कोई एल्केन है, इतनी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इतना CO2 बना रहा है, इतना H2 बना रहा है। कोई एल्कीन है, चाहे कोई सा भी हो, एथेन, एथीन, एथाइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन कोई सा भी हो बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इतना CO2 इतना H2 बना लेगा। चल के उसने रिएक्शन दे दी है तो हमें माथापच्ची की जरूरत है क्या? नहीं, बस सीधी जो वैल्यू दे रखी है उनको कंपेयर करना है। लेकिन एग्जाम में इतना बावड़ा है क्या? नहीं, वो देखेगा बच्चे में खुद में दिमाग कितना है, खाली फॉर्मूला रट के आया है या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी उसे आता है या नहीं आता, वो जरूर ट्राई करेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना बेटा, हमेशा ध्यान रखना। देखो शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे करना, क्या करना। हमें चल के रिएक्शन देगा नहीं, मैंने क्या कहा, चल के हमें रिएक्शन नहीं देगा, आपको सिर्फ नाम देगा, हिंट देगा और आपको डाटा देगा, वैल्यू देगा, ये देके ये पूछेगा ये कितना होगा। क्लियर? तो कैसे करना है, इसका मतलब अगर मुझे कंपेयर करना है कि ये इतना तो ये क्या होगा, मैं ये और ये बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। 4 टर्म्स मैंने बोली है, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, CO2 और H2O, 4 में से कोई सा भी हो सकता है बेटा, 2, ठीक है। ये इतना तो ये कितना होगा, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन तो होनी चाहिए ना। चल के रिएक्शन नहीं दे रखी तो मुझे क्या करना, अपनी तरफ से रिएक्शन लिखनी है। ओके, और वो रिएक्शन क्या होती है बेटा, समझना। अगर मैं कहूँ 4 एल्केन, क्या कहा, 4 एल्केन, अगर एल्केन की मैं बात करूं तो देखो मुझे कैसे लिखना है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2। अरे ये तो ध्यान है ना, ठीक है, ये अभी भी अंधेरे में जी रहे हो। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तो ध्यान है ना। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले एल्किन, डबल बॉन्ड एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, याद है ना, ठीक है। एल्केन अगर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। Cn, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या, इसका मतलब कार्बन का नंबर जो भी आपके पास है उसका डबल करके +2 कर दोगे तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। यहां तक बात ठीक है बेटा, ठीक है। चाहे एल्केन हो, एल्किन हो, एल्काइन हो, हमें पता है अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमें पता कुछ ऑक्सीजन तो चाहिए। मैंने क्या कहा, एल्केन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, CO2 तो बननी है, CO2 गैस, और साथ में क्या होगा, H2O लिक्विड बनेगा। मैंने क्या कहा, CO2 गैस और H2O लिक्विड। क्लियर? ठीक है। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए O2 कितनी चाहिए, 3n+1/2 O2, 3n+1/2 O2 चाहिए। CO2 कितनी बनेगी, NCO2, और H2O कितना होगा बेटा, n+1 H2O। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, H2O कितना चाहिएगा बेटा, n+1, क्या कहा, n+1 H2O। बच्चा कहेगा सर कैसे, हम कैसे मान ले, बिल्कुल बेटा इस बात को प्रूफ करूंगा। अभी तो देखो एग्जाम्पल भी लिख के बताऊंगा, अभी रिएक्शन देखना। मैंने क्या कहा, कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है, उसमें क्या करना है बच्चों, कितनी O2 चाहिएगी, 3n+1/2 O2। क्लियर? ठीक है, NCO2, n+1 H2O। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन ध्यान रखना। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? ये तो मैंने बोला है एल्केन के लिए। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में है सर हाइड्रोकार्बन में तो तीनों आते हैं, एल्केन भी आता है, एल्किन भी आता है, एल्काइन भी आता है। अरे याद है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों आ जाते हैं। तो सर आपने एल्केन के लिए क्यों बोला, अगर बाकी का कोई हाइड्रोकार्बन दे दे तो क्या करेंगे, तो बेटा उसके लिए क्या करना हमें समझना। 4 अननोन हाइड्रोकार्बन, मैंने क्या बोला है, 4 अननोन हाइड्रोकार्बन। अननोन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बेटा, अननोन हाइड्रोकार्बन का मतलब है चाहे एल्केन हो, चाहे एल्किन हो, चाहे एल्काइन हो, कोई सा भी हो सकता है। क्या कहा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, कोई सा भी हो बेटा। अननोन बोला है, हमें नहीं पता एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है। ओके, ठीक है। बच्चा कहेगा सर अब कैसे करूं,
हिंदी वाले समझ रहे हो ना, अज्ञात हाइड्रोकार्बन के लिए। ओके ठीक है बेटा। अब हमें पता है अगर हाइड्रोकार्बन तो बोला है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, यस और नो। अरे अगर हाइड्रोकार्बन बोल दिया तो कार्बन हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? होगा बेटा, हर हाल में होगा। और हमें पता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का एटम, अरे नंबर ऑफ एटम 1 1 हो जरूरी है क्या? नहीं, कितने भी नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। हमें पता है मेथेन, एथेन, एथीन, प्रोपेन, प्रोपाइन वगैरह कई सारे लफड़े होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम अलग अलग होता है नहीं होता? होता है बेटा। ओके कितने भी हो, मैं मान रहा हूं x और y। मैंने क्या कहा, कितना मैंने माना है? x और y। ओके x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, y क्या है बेटा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब एक बात श्योर है, अगर ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी मुझे O2 से रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनेगा? CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या होगा बेटा? H2O लिक्विड बनेगा, यस और नो। मैंने क्या कहा, समझ में आया? कोई भी अननोन हाइड्रोकार्बन है CXHY, CXHY क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या होता है बेटा? CO2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा ही बनेगा। लेकिन रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी? बैलेंस बच्चों क्या करना आपको? X + Y/4 समझना अच्छे से, यानी O2 कितनी चाहिए? X + Y/4। ये ध्यान रखना, ये 4 ओनली Y के अपॉन में है, ना कि X के। क्लियर? ठीक है। और क्या बनेगा? X CO2 और Y/2 O2 H2O बेटा। मैंने क्या कहा, यानी कोई भी अननोन हाइड्रोकार्बन है CXHY = तो उसके लिए O2 कितनी चाहिए? X + Y/4 O2, X CO2 और Y/2 H2O, ये बनेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो समझना, यहां पर X एंड Y का मतलब क्या है? ये है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी जितने भी हाइड्रोजन एंड कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स है वो X और Y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। पहली बात तो अगर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सर ये क्या है? सर ने कल लिखाया है कि ये एल्केन के लिए है, ये अननोन हाइड्रोकार्बन के लिए। अननोन हाइड्रोकार्बन, सर इसका मतलब ये अगर एल्केन के लिए है तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मेथड है, ये ओनली एल्कीन या एल्काइन के लिए लेंगे क्या? नहीं बच्चों, ये किसी के लिए भी ले सकते हैं, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों के लिए ले सकते हैं। क्लियर? फिर बच्चा कहेगा सर अगर ये तीनों के लिए ले सकते हैं, फिर एल्केन के लिए अलग से क्यों लिखाया? एल्केन के लिए अलग से इसलिए लिखाया बेटा क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हमें एल्केन के लिए ही देगा। मैंने क्या कहा, समझ में आया? अरे 90% क्वेश्चन हमें क्या पूछेगा? एल्केन के लिए ही पूछेगा। तो क्या करना, अगर एल्केन नाम दे दे तो सीधा ये मेथड लगा देना, इसके चक्रों में आने की जरूरत नहीं है। बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही क्या है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पर? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4 C2H6 C2H2 C2H4, कोई कई साइड तुम्हें ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। अगर हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चाहिए तो एक बात तो श्योर है, अगर इस मेथड से मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले का मतलब क्या है? अगर आपके पास आ जाए कार्बन का नंबर ऑफ एटम 2 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4, काम खत्म, अपना आंसर आ गया। लेकिन अगर इस मेथड से मुझे फॉर्मूला चाहिए तो बच्चों ओनली मुझे n की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या कहा, इस मेथड से मुझे आंसर चाहिए तो ओनली एंड ओनली किसकी चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू अगर आ जाए तो सीधी सी बात है, हमें पता उसका डबल करके +2 कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे बच्चों। क्लियर? मेरा कहने का मतलब क्या, इसमें सिर्फ क्या करना है बेटा, ओनली n की वैल्यू कैलकुलेट करते ही अपना आंसर आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसकी बात करते हैं। बच्चा कहेगा सर इसमें क्या दिक्कत है? इसकी हेल्प से अगर हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कैसे आएगा कि सर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम आते ही तो फॉर्मूला आ ही जाएगा, और उसके लिए मुझे x और y की दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और यहां पर ओनली n की वैल्यू चाहिए, यहां पर x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है, x और y दो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कई सारी इक्वेशन बना के, कई सारी समीकरण बना के थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा, समझ में आया? यस और नो? इससे फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे ओनली n की वैल्यू से आंसर आ जाएगा, इससे फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर? तो अगर एल्केन बोले तो सीधा ये मेथड लगा देना, ओनली n वाला। आ गया समझ में? ओनली एल्केन बोले तो क्या करना है, जैसे एल्केन बोल दिया, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन कोई सा भी हो, एल्केन वाला बोला सीधा इससे कर दो।
अगर ये नहीं बोला एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, सिर्फ इतना बोला हाइड्रोकार्बन है, तब हमें क्या करना, रिस्क नहीं लेना कि क्या पता एल्केन ही हो, सीधा ये लगा दूं। जरूरी नहीं वो एल्केन है, वो एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। अगर एल्केन है तो भी इससे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। अब देखो बेटा, मैंने जो एन वाला और एक्स वाई वाला मेथड बताया है उसको अपन अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो हमने बैलेंस किया ये बैलेंसिंग सही है क्या। ओके, समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, मैंने लिया है CH4, अरे मेथेन, ये बताओ हाइड्रोकार्बन है या नहीं है बच्चों, ठीक है। इसकी मैं रिएक्शन करवाऊं किससे, O2 से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए। अब हमें पता है बच्चों, अगर इसके कंबसन की बात करो तो कंबसन का तो मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। अगर इस मेथेन की मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं तो हमें पता रटने की जरूरत नहीं है, फ्री फॉर्म में रिएक्शन करवा दो। इसमें कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फेमस कंपाउंड क्या है बेटा, CO2 गैस, काम खत्म। ओके, अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, H2O लिक्विड बनाएगा। यस और नो, क्लियर। अब पहले अपने नॉर्मल तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर लो। मैंने क्या कहा, पहले नॉर्मल तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर लो, फिर अपनी ये ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे इससे अपना सही सेम रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। नॉर्मल तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या है बच्चों, आपको याद है मैंने कहा था स्टाइकोमेट्री में मैंने एक बात कही थी, यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना। यस और नो, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणु की संख्या बराबर कर देना, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ओके, कैसे बेटा देखते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से अप्लाई कर रहा हूं एन और एक्स वाई वाला मेथड, बाद में बच्चों ट्राई करेंगे सेम रिजल्ट आता है नहीं आता ये चेक करने के लिए। देखो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। मान लो देखो, इसमें देखो नॉर्मल तरीके से बैलेंस करूं तो कार्बन कितना है बेटा 1, अरे CH4 में कितना कार्बन है 1, तो इधर देखो कितना कार्बन है 1, कार्बन तो बैलेंस है बेटा, बराबर है दोनों साइड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किस पर, हाइड्रोजन पर। देखो बच्चों कितना हाइड्रोजन है 4 एटम, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने हो गए 4 हो गए। अरे ये बताओ कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन इनबैलेंस है या नहीं है, देखते हैं बेटा, काउंट करो। इधर कितने ऑक्सीजन है, रिएक्शन से पहले 2 एटम, इधर देखो 2 और 2 ये हो गए, अरे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 एटम ये कितने हो गए 4 एटम उधर साइड है, इस साइड कितने हैं 2 ही है, तो इनको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो। ये तो क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने का नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल मेथड है बेटा। ओके, क्या अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर दो। क्लियर, ठीक है। अब अपनी ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं बच्चों कैसे करना है, क्या करना समझना है इस बात को। पहले एन वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं बच्चों, कैसे, इस वाली ट्रिक में मैं बात करूं बच्चों, देखो समझना है इस बात को। ये बताओ अगर एन वाला मेथड, क्योंकि ये एल्केन है तो ये बताओ एन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं बेटा। इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये बताओ एन की वैल्यू कितनी है इसमें 1, अरे एन की वैल्यू 1 है या नहीं है, एन की वैल्यू 1 है बच्चों, तो देख सकते हैं बेटा क्या, एन का डबल कर दो, 1 का डबल कर दो, कितना हो गया 2 + 2 यानी 4 हाइड्रोजन, एल्केन है, कॉमन सेंस है। अब यहां पर आते हैं, एन की वैल्यू कितनी अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, मैंने क्या कहा एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 + 1 कितना हो गया 4/2, कितना हो गया 2O2 आ रहा नहीं आ रहा, अरे कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूं अच्छे से समझना बेटा। देखो मैंने क्या कहा, n की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 3 + 1 यानी 4/2 यानी 2O2। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी बेटा 1 CO2, n की वैल्यू कितनी थी 1 + 1 कितना होता है 2, शाबाश, याद है ना, तो क्या हो जाएगा 2H2O, यानी n वाले मेथड से रिएक्शन बैलेंस हो रही नहीं हो रही है, हो रही है बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा XY वाला मेथड, XY के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। हमें पता है ये XY वाला मेथड तो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सभी के लिए अप्लाई होता है, क्लियर, ठीक है। देखते हैं XY वाले मेथड से सेम रिजल्ट आता है क्या, कैसे बेटा, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूं XY, इससे कंपेयर करूं, X की वैल्यू कितनी है 1, Y की कितनी है बेटा 4, अरे सीधी सी बात है, X क्या होता है कार्बन का नंबर ऑफ एटम, Y क्या है हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम। अपने एग्जाम्पल में कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना है बेटा 1, हाइड्रोजन का कितना है 4, तो देखो X और Y की वैल्यू पुट करूं तो देखो 1 + 4/4 कितना बेटा 1, और 1 + 1 कितना 2O2, समझ में आ गया। X CO2, X की वैल्यू कितनी है 1, देखो X की वैल्यू 1 है तो 1 CO2, ठीक है। Y कितना है बेटा 4/2 मतलब
2H2O। समझ में आ गया? यस और नो? ये मैंने कैसे समझाया? अगर आपको हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं दे, ओनली एल्केन बोले, फॉर्मूला लिख के दे दे, तब तो रिएक्शन को अपन नॉर्मल तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ओनली इतना बोले एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, चलो बेटा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं बोले, या सिर्फ इतना बोले हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन है, उसकी रिएक्शन कैसे हमें लिखनी है, फिर हमें कैसे बैलेंस करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो, कोई दिक्कत हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट 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 बोलो बेटा, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर जिंदगी में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दूरदृष्टि, कुछ अंधे बच्चे हैं वो भी बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कर लिए बेटा? अरे बात समझ में आ गई क्या? चलो बच्चों, ये तो अपन ने क्या कहा, अगर हमें कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं दे रखा हो तो अपनी तरफ से रिएक्शन लिख के, क्योंकि कंपेयर करने के लिए पहले कम से कम रिएक्शन होना जरूरी है क्या, ये इतना, तो कैसे कंपेयर करेंगे? ओके चलो बेटा, अब बात करते हैं। देखो अगर बाय द वे ऐसा कोई कंपाउंड दे दे, इसमें क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों अगर प्रेजेंट हो बेटा, देखो मैंने क्या कहा, तीसरी कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, इफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, क्या कहा, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी ऐसा कोई कंपाउंड हमें दे दे जिसमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही अगर प्रेजेंट हो बेटा। ओके, तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे लिखनी है, हमें पता है, इसको मैं लिख रहा हूं CXHYOZ। मैंने क्या लिखा है बेटा, CXHYOZ। इसका मतलब क्या है, C कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो नंबर हमें पता एटम्स है, XYZ क्या है, इनका नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हमें पता है पूरे फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना भी हो सकता है, 1 2 3 कोई फिक्स है क्या, वो डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड है। ओके, तो मैंने XYZ से डिनोट किया है। ओके ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसका अगर कंबसन करवाना है यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, तो बेटा इससे भी क्या होता है, CO2 बनती है और साथ में क्या बनता है, H2O लिक्विड बनता है। क्लियर? लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है बच्चों, इसमें x + y/4 - z/2। मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, ये z है, ये 2 है बेटा, x + y/4 - z/2 O2 कर देना, और यहाँ क्या बनेगा, x CO2 और y/2 H2O। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। देखो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे अपन इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे करना, क्या करना, समझना इस बात को। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया है बेटा एसिटिक एसिड, मैंने क्या लिया है, एसिटिक एसिड, ये बताओ एसिटिक एसिड की मैं बात करूं तो बताओ बेटा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों एटम है या नहीं है? है। ऐसा ही तो हमें कंपाउंड चाहिए था। एसिटिक एसिड को समझने के लिए देखो कार्बन कितना है, 1 + 1, देखो कितना है 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना 3 और 1 कितना 4, और ऑक्सीजन कितना है O2, यानी इनको सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है क्या, C2H4O2, यानी CXHYOZ की फॉर्म में मैंने लिख दिया समझने के लिए। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब क्या, पहले बच्चों देखो सिंपल वे में मैं लिख रहा हूं, कैसे कि अगर इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊं तो मुझे पता है CO2 बनेगी और साथ में क्या बनेगी, H2O लिक्विड बनेगा बेटा। क्लियर? पहले रिएक्शन को नॉर्मल तरीके से बैलेंस करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अपना मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता है। क्लियर? रिएक्शन को नॉर्मल तरीके से बैलेंस करने का मेथड क्या है बेटा, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद एटम्स को बराबर कर दो, परमाणु की संख्या बराबर कर दो, हर एटम को बराबर कर दो। कैसे? देखो बेटा रिएक्शन से पहले कार्बन कितना था, C2, 2 कार्बन, तो इधर भी कितना कर दो, 2 CO2 कर दो, ताकि कार्बन का नंबर ऑफ एटम 2 हो जाए, काम खत्म। ठीक है बेटा। यहां बात करें देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बेटा 4, यहां देखो 1H2 है तो हाइड्रोजन कितना है 2, इसको मैं डबल कर दूं तो हाइड्रोजन 4 होगा या नहीं होगा, होगा। अब हमें पता ऑक्सीजन को काउंट करके देखो बेटा कैसे,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4, और ये 2 हो गया, कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। तो बच्चा कहेगा सर 3 कर दूं क्या इधर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा, रिएक्शन से पहले टोटल एटम काउंट करने हैं। देखो 2 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया। यहां देखो 2 ऑक्सीजन पहले से है, इसका मतलब यहां पे मैं 2 कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 और 2 कितना 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बराबर है या नहीं है बच्चों, समझ में आ गया। ये तो अपने नॉर्मल मेथड से मैंने किया है, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ऊपर अपने लिखा है इसको अप्लाई करके देखते हैं सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। कैसे, अपना जो एग्जांपल है बेटा ये बताओ, इसमें x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 4, देखो इससे कंपेयर करो, y कितना है 4, z कितना है 2, तो देखो वैल्यू पुट करो, x कितना है बेटा 2, तो x की जगह 2 रख दो, y कितना है 4, 4/4 यानी कितना हो गया 1, अरे 2 + 1 कितना हो गया बेटा 3 हो गया, क्लियर। माइनस z/2, z कितना है 2, 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1, यानी 3 - 1 यानी कितना हो गया वापस 2 आ गया। अरे समझ में आया मैंने कैसे किया, x कितना है 2 प्लस y कितना है 4, तो 4/4 यानी कितना हो गया 1, 2 + 1 यानी 2 + 1, और z कितना है 2, तो 2/2 यानी -1, तो 2 + 1 -1 + 1 -1 को उड़ा दो आपस में, कितना बच गया 2, 2 और 2, समझ में आ गया, क्लियर। ये मैंने क्या कहा, x CO2 बनेगा, x कितना है बेटा 2, तो 2 CO2 बना दो, काम खत्म। ये मैंने क्या कहा, y/2 H2O, y कितना है 4, तो 4/2 मतलब कितना 2 H2 आ जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से बैलेंस करके देख सकते हो या अपने x y z से भी कंसिडर कर सकते हो बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये जो मैंने बोला है क्या, जो x y z यहां पर बोला बेटा, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, x y z का मतलब क्या है, x y एंड z, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, यानी इनके एटम्स का नंबर। बात समझ में आई क्या। एक इस पर क्या क्वेश्चन पूछता है बेटा, आपको हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम देगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम। मैंने क्या कहा, यानी इतने हाइड्रोकार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, या इतनी ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम क्या होगा, तो सीधा वॉल्यूम से कंपेयर करवाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, VO2 अपॉन V एल्केन। मैंने क्या कहा, VO2 अपॉन V एल्केन। अगर एल्केन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 3n + 1/2, क्या कहा 3n + 1/2। बात समझ में आई क्या, ठीक है। यही अगर बात करें VO2 अपॉन V एल्कीन, VO2 अपॉन V एल्कीन, तो फॉर्मूला क्या होता है 3n/2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। या फिर अगर हम बात करें एल्काइन के लिए तो क्या लिखेंगे, VO2 अपॉन V एल्काइन, VO2 अपॉन V एल्काइन इक्वल टू क्या होगा 3n - 1/2, समझ में आ गया, यस और नो। ये आपको कब काम में लेना है, अगर हाइड्रोकार्बन या फिर आपको एल्केन एल्किन एल्काइन बोले, उसको हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम या ऑक्सीजन का वॉल्यूम दोनों में से एक का देके दूसरे का पूछे। हाइड्रोकार्बन का तो पता ही है 3n + 1/2, क्लियर, ठीक है। एल्किन बोला है एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर 3n की जगह एक कम कर दो बेटा, ओनली 3n, और एल्काइन बोला एक और कम कर दो तो 3n की बजाय 3n - 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन दोनों में से एक का वॉल्यूम देगा, दूसरे का पूछेगा, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट फटाफट। जल्दी करो और स्क्रीनशॉट लो बेटा।
कर लिए? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई भी दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? डन 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 डन। ठीक है बेटा, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े बच्चों। अरे आगे बढ़े तो ये अपन ने बात की है कंबसन की बेटा। ओके, तो आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक सेंड किया है कंबसन पे, जो बेटा आपको क्वेश्चन मिले बस जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको अप्लाई करके स्टार्ट कर देना बेटा, सोल्व करना। ओके, साथ साथ सोल्व करना बेटा। जो पार्ट हम रिवीजन में पढ़ रहे हैं बस क्या करना है, 10 20 क्वेश्चन रोज कर लोगे, आधे आधे घंटे क्लास में अच्छे समझो और सीधा क्वेश्चन में अप्लाई करो। ओके, जहां भी दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर से हेल्प लो और फटाफट सोल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा। ठीक है, यही काम है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। क्लियर? तो ये तो अपने बात की किसकी, अपने हाइड्रोकार्बन के कंबसन की। ओके, चलो बेटा आगे बात करते हैं। अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्या? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। मैंने क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, यानी तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, कैपिटल ई। आपको याद है तो बेटा ये नाम पहले भी आया है, कहाँ? जब हम कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मेलिटी की बात करे थे, याद है ना? मैंने क्या कहा बेटा? कंसंट्रेशन टर्म में जब हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे तो वहां पर ये नाम आया था इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, कैपिटल ई इसका सिंबल होता है। क्लियर? चलो बेटा देखो क्या होता है, कैसे होता है, सुनना इस बात को। इक्विवेलेंट जो वेट होता है उसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है बच्चों। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच इज रिएक्ट कंबाइंड और डिस्प्लेस विद अदर सबस्टांस इक्वल टू 1 पार्ट हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन और 108 पार्ट सिल्वर। मैंने क्या कहा? ईजी वे में ध्यान से सुनना बेटा। क्या? तुल्यांकी भार किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है, 1 भाग हाइड्रोजन, 8 भाग ऑक्सीजन, 35.5 भाग क्लोरीन या फिर 108 भाग सिल्वर के बराबर क्रिया करता है, विस्थापित करता है या जुड़ता है। मैंने क्या कहा? सिंपल सी बात है बेटा। देखो मैंने 4 नाम यहां पर खासकर बोले हैं। इजी वे में अगर मैं बोलूं तो क्या कहूंगा? किसी सबस्टांस या पदार्थ की वह मात्रा, अमाउंट जो क्या करेगी, किसी अदर सबस्टांस से रिएक्शन करेगी, कंबाइंड होगी, जुड़ेगी। बात वही है बेटा, कंबाइंड होगी, डिस्प्लेस करेगी, विस्थापित करेगी। किसके बराबर? किसके बराबर बेटा? देखो क्या कहेंगे, इजी मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, समझते जाना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस आप ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच रिएक्ट या कंबाइंड, विच रिएक्ट और कंबाइंड और डिस्प्लेस टू अदर सबस्टांस, इक्वल टू 1 पार्ट हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन और क्या करेंगे, 108 पार्ट सिल्वर। मैंने क्या कहा? 108 पार्ट सिल्वर। ठीक है, बोर्ड पे देखो बेटा मैंने क्या लिखा? अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच रिएक्ट कंबाइंड और डिस्प्लेस टू अदर सबस्टांस इक्वल टू 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन और 108 पार्ट सिल्वर Ag। कहने का मतलब क्या है बच्चों? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? किसी सबस्टांस की, किसी पदार्थ की वो मात्रा होती है जो किसी अदर सबस्टांस के साथ क्या, 1 पार्ट हाइड्रोजन के बराबर, 8 पार्ट ऑक्सीजन के बराबर, एग्जैक्ट तो होता है बेटा 1.008। ठीक है, इसको 1 ही मान के करते हैं तो 1 पार्ट हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन या फिर 108 पार्ट Ag सिल्वर। ओके, ठीक है, यानी इसको डिफाइन करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए इन 4 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। सिंपल वे में बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान किसी सबस्टांस की वो अमाउंट होती है जो किसी अदर से रिएक्शन करती है। काम खत्म। मैंने क्या कहा? किसी अदर से रिएक्शन करती है और किसके बराबर है? 1 पार्ट हाइड्रोजन के 1 भाग हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन, 8 भाग ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन यानी 35.5 भाग क्लोरीन और 108 पार्ट Ag, 108
भाग सिल्वर के बराबर रिएक्शन करती है। ओके, अब बच्चे के दिमाग में आए सर इसको इसको डिफाइन करने के लिए इन 4 एलिमेंट का नाम क्यों लिया? इन 4 एलिमेंट का नाम इसलिए लिया है बच्चों, कंडीशन चाहे कैसी भी हो इन चारों का इक्विवेलेंट वेट हमेशा यही आएगा। मैंने क्या कहा, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, कैसी भी रिएक्शन हो, इन चारों का इक्विवेलेंट वेट हमेशा यही आएगा। बच्चा कहेगा सर बाकी के लिए वेरिएबल होगा क्या, सभी के लिए अलग अलग होगा क्या, परिवर्तनशील होगा क्या? नहीं, बाकी के लिए भी सेम हो सकता है लेकिन इन 4 का हमेशा फिक्स होता है। इस वजह से इन 4 के बेसिस पे इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार को परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ओके, अब देखो बेटा, अब बच्चा कहेगा सर इन 4 की पहली बात तो ये वैल्यू आती कैसे है? इन चारों की, यानी हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 8, क्लोरीन के लिए 35.5 और Ag के लिए 108 कैसे आता है? तो देखते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है, समझना है इस बात को। बच्चों देखो, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है mW/x। मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, mW/x। हमें पता है E, कैपिटल E क्या है, ये तो इक्विवेलेंट वेट है, यस और नो? अरे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास है या नहीं है? ये तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास है बच्चों। अब इसके अकॉर्डिंग बात करिए, mW क्या होता है, ये है बेटा मोलर मास, ठीक है। और ये जो x होता है, x मैंने क्या कहा, ये होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर। क्या कहा, वैलेंसी फैक्टर। बच्चों देखो, वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो बच्चों देखो, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर और मोलर मास का आइडिया हो, मैंने क्या कहा, अगर मुझे वैलेंसी फैक्टर या मोलर मास दोनों का आइडिया हो किसी भी स्पीशीज का, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसके इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार की वैल्यू बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं? बता सकता हूं। ओके, चलो बेटा देखते हैं इन चारों की पहली बात तो ये वैल्यू कैसे आई। ओके, ध्यान रखना, बच्चा गलती बहुत करता है। क्या, मोलर मास तो ठीक है, बच्चे को स्टार्टिंग से रटाया जाता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है। बच्चा गलती कहां करता है, x की वैल्यू में। क्लियर, x की वैल्यू में कैसे गलती करता है समझना। और किसी भी एलिमेंट का अगर आपको x कैलकुलेट करना है बेटा, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सरलतम विधि बता रहा हूं, ध्यान रखना, किसी कॉपी या किसी बुक में नहीं मिलेगी। कोई भी एलिमेंट हो उसका x आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करना है समझना बेटा। जैसे इन 4 एलिमेंट की बात करें, मैंने कहा था बेटा इनका प्रूफ करेंगे अपन कि ये इतना कैसे आया, ये इतना कैसे आया, ये इतना कैसे आया, ये कितना कैसे आया। देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना। अगर बात करें हाइड्रोजन, तो ध्यान रखना, अगर हमें mW पता ही होता है, एलिमेंट का फिक्स है बेटा, अगर उसके x का आइडिया लग जाए तो mW और x इन दोनों का रेशियो लेकर, इन दोनों का अनुपात लेकर तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चों। कैसे आ सकता है, देखो हाइड्रोजन की बात करें, अब जिसका भी अगर आपको x डिसाइड करना हो, सबसे पहले उसको नेचर में स्टेबल फॉर्म में लिख दो। मैंने क्या कहा, नेचर में स्टेबल फॉर्म में लिख दो। x मैंने क्या कहा, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है, उनका जो नंबर होगा वो क्या होगा, किसकी वैल्यू होगी बेटा, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होगी। ओके, कैसे बेटा समझना इस बात को। देखो किसी भी स्पीशीज, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर आपको उसका वैलेंसी फैक्टर बताना है तो सबसे पहले क्या करो बेटा, उसको नेचर में स्टेबल फॉर्म में लिख दो। कैसे, मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेचर में स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, H2 की फॉर्म में होता है। क्लियर, ठीक है, H2 की फॉर्म में होता है। अगर मुझे इसका x बताना हो, मैंने क्या कहा, अगर मुझे इसका x बताना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको सीधी सी बात है, x क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक या नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब H2 अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा तो इस पर चार्ज आएगा नहीं आएगा? अरे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर पॉजिटिव आता है, गेन करने पर नेगेटिव आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात की है, याद है ना। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा तो हमें पता है इस पर चार्ज आएगा नहीं आएगा, प्लस या माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस चार्ज आएगा, तो इसे चार्ज फॉर्म में लिख दो। बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा इस पर प्लस आएगा माइनस आएगा? अरे फेमस चार्ज कौन सा होता है, पॉपुलर चार्ज, देख तो कंपेयर कर लो आप, कैसे कोई भी कंपाउंड याद कर लो। नॉर्मली हमें पता है हाइड्रोजन पर क्या आता है बेटा, अरे प्लस आता है HCl, H प्लस Cl माइनस, याद है ना। कोई भी कंपाउंड याद कर लो तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, H प्लस आएगा। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो 2 आयन भी 2 ही बना दो बेटा। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। देखो x कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड क्या है बच्चों। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, ये कैसे करना है। देखो यहां फ्री स्टेट में चार्ज कितना, 0,
हमें पता है बेटा एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, 2 पे कितना होगा +2, यानी 0 से किस में चला गया, +2 में चला गया। 0 से अगर +2 में चला गया, इसका मतलब 0 से +2 में कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यस और नो, चाहे डोनेट करे चाहे गेन करे, हमें किससे मतलब है, कितना एक्सचेंज हुआ है, 2 का एक्सचेंज हुआ है बेटा। तो जितने का एक्सचेंज हुआ वही तो क्या होगी, x की वैल्यू होगी। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसके लिए मैं E बताऊं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, mW/x। हमें पता हाइड्रोजन का mW कितना होता है बेटा 2, अरे याद है ना 2, और x कितना है 2, तो कितना आ गया 1। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना 1 होता है बेटा, 1 पार्ट हाइड्रोजन। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा मैं एग्जांपल लूं ऑक्सीजन का, तो देखो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। पहले ये देखो इसका x कितना होता है। x कैलकुलेट करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इसका x2 करता है, लेकिन गलत है, ध्यान रखना बेटा, कई जगह काम आएगा। इसका x2 नहीं होता, कितना होता है 4 होता है। ओके, कैसे करना समझना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसका बेसिक मेथड मैंने क्या बताया, इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप जिसकी भी, उसको स्टेबल फॉर्म में लिख दो। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन किस फॉर्म में स्टेबल होगा, O2 की फॉर्म में होगा। यस और नो, क्लियर, ठीक है। अब अगर हमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, अगर हमें इसका वैलेंसी फैक्टर चेक करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा मतलब डोनेट या गेन करेगा, तो इस पर चार्ज आएगा नहीं आएगा, प्लस या माइनस में चार्ज आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, जो स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वैसा ही लिख दो बेटा। कैसे, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अरे -2 चार्ज आता है नहीं आता, आता है बेटा, तो क्या लिखेंगे O-2। यस और नो, होगा बेटा O-2। अब कितने एटम है, 2 एटम, तो आयन भी कितने बना दो, 2 ही बना दो। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, यहाँ फ्री स्टेट में है, रेडॉक्स में हमने बात की, अगर फ्री स्टेट में होगा किसी अदर से कंबाइंड नहीं है तो चार्ज हमेशा 0, क्लियर, ठीक है बेटा। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना हो गया -4। समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 0 से -4 में कब जाएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ गया, अरे 0 से -4 में कब जाएगा, 0 में है, न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1, एक और करेगा -2, एक और करेगा -3, एक और करेगा -4। यस और नो, इसका मतलब 0 से -4 में कब जाएगा, जब 4 गेन करेगा, और 4 गेन करेगा जितना एक्सचेंज करता है वही तो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू होगी। यस और नो, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये क्या कर रहा है -2 इलेक्ट्रॉन, अरे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब लॉस होना, बात समझ में आई क्या। यहाँ पर गेन कर रहा है तो मैं लिख रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है बेटा। समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक्सचेंज कितने का हुआ, डोनेट करे चाहे गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ E मुझे पता है क्या होता है, mW/x। ऑक्सीजन का mW कितना होता है बेटा 32, तो क्या लिखेंगे 32/x कितना 4, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 8 आ गया, काम खत्म, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल अपन क्या लिखे, क्लोरीन। सर क्लोरीन का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, mW हमें पता ही होता है कितना होता है। अगर x आ जाए तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता बेटा। ओके, तो कैसे देखो कैसे करना, क्लोरीन अगर है तो उसे नेचर में स्टेबल फॉर्म में लिख दो बेटा। क्लोरीन कैसे स्टेबल होता है, Cl2। अब x कितना होगा, तो ये देखना है ये कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा तो उस पर चार्ज आएगा प्लस या माइनस। कैसे बच्चों, अब क्लोरीन पर सर क्या चार्ज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिख दो बेटा। हमें पता है स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं करता, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और गेन करता है तो चार्ज क्या आएगा Cl-। यस और नो, एटम बराबर कर दो, Cl2 2 एटम है तो 2 ही आयन बना दो, क्लियर, ठीक है। यहाँ चार्ज कितना बेटा 0, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पर कितना हो गया -2। 0 से -2 में जाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अरे गेन करता है तभी तो नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों, क्लियर। इसका मतलब 0 से -2 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन या डोनेट लॉस करता है बेटा, वही तो x की वैल्यू होती है, क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए E क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए mW कितना 71, E कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 35.5। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। एक अपन बात के लास्ट में क्या लिखा अपने, सिल्वर Ag। तो सिल्वर के लिए कैसे करूंगा, Ag हमें पता मेटल है तो फ्री फॉर्म में रह सकता है, ओनली Ag, इसको Ag2 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अगर हमें इसके लिए x देखना है तो सीधी सी बात है, इसे चार्ज फॉर्म में लिखो। चार्ज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें पता है Ag पर चार्ज कितना आता है, बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता क्या आएगा, तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, कोई भी फेमस कंपाउंड याद कर लो, AgCl, अपने आप पता चल जाएगा, AgCl, Cl पे -1 तो Ag पर +1, यानी इस पर +1 चार्ज आता है, ये Ag+ हो गया, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब फ्री फॉर्म में तो चार्ज कितना 0, यहाँ कितना
+1। देखो यहाँ मैंने आगे 2 3 कुछ भी नहीं लगाया, क्यों? एक ही एटम है तो एक ही आयन, बात समझ में आ गई। 0 से +1 में कब जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, यस और नो। एक इलेक्ट्रॉन इससे माइनस होगा, रिमूव होगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जितना लॉस कर रहा है इतना गेन कर रहा है, वही तो क्या होगा? x की वैल्यू कितनी? 1 होती है। क्लियर? ठीक है, तो E कितना हो जाएगा? MW कितना? 108, x कितना? 1, यानी कितना आ गया? 108 आ गया। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सिल्वर, इन चारों के बेसिस पे इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा फटाफट, और स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? जल्दी बोलो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों को दिक्कत है क्या? अरे बाकी बच्चों को दिक्कत है क्या? बाकी बच्चों जवाब नहीं आया? नो सर करीना, नो सर सोहेल, नो सर क्लियर है मुकेश, नो सर प्रेम, नो सर रहमान, ठीक है। नो सर क्लियर है प्रज्ञा, ठीक है। सोहेल, मुकेश, ठीक है। प्रेम, डन। चलो बेटा, चलो बात करते हैं बेटा आगे। ये तो अपनी बात की, जो इक्विवेलेंट वेट होता है, तुल्यांकी भार होता है या द्रव्यमान होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ओके। और उसको जो कैलकुलेट करते हैं E = mW/x से, mW तो पीछे हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर x का आइडिया हो तो बच्चों हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं mW/x की हेल्प से, ओके। ध्यान रखना, अभी इसे पीछा नहीं छोड़ा इसने। x कैलकुलेट करने की बेटा इतनी सारी मेथड्स आपको बताऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आयंस के लिए क्या होगा, एसिड के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के लिए क्या होगा, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा। एक्स की मतलब इतनी जबरदस्त मेथड आपको बताऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो नॉर्मली बताए नहीं जाते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ध्यान रखना, ओके। पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की डिटेल से, फिर आते हैं एक्स पर, ओके। चलो अब देखो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट और अगर डिस्कस करें तो देखो मैं क्या कह सकता हूं। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन बोली, मैंने क्या कहा आपको, ट्रू एंड फॉल्स में एक स्टेटमेंट बोला जाए क्या, कि इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या कहा था, किसी सबस्टांस की वो अमाउंट होती है जो किसी अदर सबस्टांस से 1 पार्ट हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट क्लोरीन या 108 पार्ट Ag सिल्वर के बराबर रिएक्शन करता है, यस और नो। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं क्या, जबकि मोलर मास के लिए अपन ने क्या कहा था, 1 मोल H2 का मास हमेशा 2 ग्राम, 1 मोल O2 का हमेशा 32 ग्राम, 1 मोल N2 का हमेशा 28 ग्राम, 1 मोल Cl2 का हमेशा 71 ग्राम। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं क्या, मोलर मास किसी स्पीसीज के लिए क्या होता है, मोलर मास तो क्या होता है, डेफिनिट होता है, किसी डेफिनिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या कहा, मोलर मास तो क्या करता है, किसी सबस्टांस की डेफिनिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आपसे बोले 1 मोल हाइड्रोजन, देखती दिमाग में आएगा फिक्स अमाउंट होगी 2 ग्राम, समझ में आ गया। मैं बोलूं 1 मोल O2, इसका मतलब फिक्स हो गया 32 ग्राम की बात कर रहे हो, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, मोलर मास तो क्या करता है, किसी स्पीसीज की डेफिनिट अमाउंट, डेफिनिट मास को, डेफिनिट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, निश्चित मात्रा को दर्शाता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार क्या करता है, सबस्टांस की उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो किसी अदर के साथ रिएक्शन करता है, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बोली क्या, इतना पार्ट हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन, इतना क्लोरीन, इतना सिल्वर के बराबर रिएक्शन करेगा, कंबाइंड होगा या डिस्प्लेस करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मोलर मास जो होगा वो तो किसी सबस्टांस की डेफिनिट अमाउंट, निश्चित मात्रा को दर्शाता है, जबकि इक्विवेलेंट वेट होता है वो उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो क्या करता है, किसी अदर से रिएक्शन करता है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्यों ध्यान रखना, क्या, मोलर मास जो होता है किसी स्पीसीज का वो तो क्या होता है, डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, बात समझ में आई क्या। लेकिन जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, बात समझ में आई, परिवर्तनशील होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा ऐसे, बेटा देखो कैसे, हमें पता है E बराबर क्या होता है, mW/x होता है, यस और नो। अरे mw तो क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमें पता है क्या होता है, अरे x क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा वो डिफरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन का, अगर मान लो एक्सचेंज
रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो वैलेंसी फैक्टर भी चेंज होगा नहीं होगा। इसका मतलब पर्टिकुलर वैल्यू में अगर किसी अलग वैल्यू से डिवाइड करूं तो ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी नहीं आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस और नो, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा Fe है, ये मान लो Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अरे आयरन हमें पता है बेटा फेरस की फॉर्म में हो सकता नहीं हो सकता। अगर ये Fe से Fe+2 की फॉर्म में हो रहा है, x कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। तो इसका E कितना होगा बेटा, Mw कितना होता है Fe का, अरे 56/2 कर दूं तो कितना हो गया, 28। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अगर बात करूं अगर Fe मान लो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में हो रहा है, अरे 0 से +3 में जा रहा है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो E कितना हो गया, Mw/x। Mw तो फिक्स है, लेकिन अब मेरे पास x कितना होगा, 2 होगा या 3 होगा, जितना चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बेटा, तो अब 3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 18.66। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, किसी स्पीसीज के लिए मोलर मास तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर वेरिएबल होने से इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। मोलर मास तो डेफिनेट निश्चित होता है, लेकिन तुल्यांकी भार क्या, वेरिएबल परिवर्तनशील होता है, ये चेंज हो सकता है। क्यों, क्योंकि उस स्पीसीज के लिए x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगी तो e की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, क्या मोलर मास कैलकुलेट करने में, मैंने क्या बोला बेटा, मोलर मास कैलकुलेट करने में क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स का कोई रोल होता है क्या, बिल्कुल बेटा होता है। मैंने क्या कहा, मोलर मास कैलकुलेट करने में कोफिशिएंट गुणांकों का रोल होता है, योगदान होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। तुल्यांकी भार ज्ञात करने में गुणांकों का कोई काम नहीं होता, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है AXBY, ऐसा कोई कंपाउंड है AXBY मैंने क्या कहा, ये कोई कंपाउंड है AXBY, ओके। अगर आपसे बोले कि इसका मोलर मास क्या होगा, Mw किसका, AXBY का, इसका मोलर मास अगर पूछे तो सीधी सी बात है बेटा, मोलर मास ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सभी एटम के एटॉमिक वेट का क्या होगा, सम होगा। अरे मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है बेटा, इसमें जितने भी एटम है सभी के एटम के वेट का सम, यस और नो होता है बेटा। तो देखो AXBY हमें पता है इसमें कौन कौन से एटम है, एटम A और एटम B। तो क्या करूंगा, यानी एटम A इसका मास प्लस मैं क्या करूंगा बेटा, एटम B इसका मास, यस और नो। और हमें पता है x और y क्या है, इनके नंबर ऑफ एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय y। अरे A के कितने एटम है, x एटम है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, बी के कितने एटम है y, तो मल्टीप्लाई बाई y कर दो बेटा, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे सिंपल सी बात है, अगर ओनली O होता है तो हमें पता है हम कितना करते हैं 16, अगर O2 होता है कितना कर देते हैं 32, अगर O3 होता है तो कितना होता है 48, होता है नहीं होता बेटा, अरे होता है, क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर MW कैलकुलेट करना है बच्चों तो क्या करते हैं, जितने कोफिशिएंट्स होते हैं 1 2 3 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने क्या कहा, किसका इक्विवेलेंट वेट, इस कंपाउंड का AXBY का, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो सीधा क्या करेंगे, A का प्लस B का, यानी X और Y कितने हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तब तो क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट का रोल होगा, एक्चुअल में उसके कितने एटम्स है, 1 मोल में कितने एटम है उनका रोल होगा। लेकिन अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट की, तुल्यांकी भार की, तो ओनली A और B, यानी A का कितना है, A के कितने एटम है, B के कितने एटम, इससे मतलब नहीं है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा समझना इस बात को अगर मैंने लिखा ओनली O लिखा है, मैंने क्या कहा, ओनली मैंने ऑक्सीजन लिखा है। अगर मैं बात करूं इसका MW, मुझे पता है ऑक्सीजन का MW कितना होता है बेटा 16 ग्राम, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका इक्विवेलेंट वेट है तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अरे MW/x होता है नहीं होता, MW/x होता है बेटा। तो MW कितना आ गया 16 ग्राम, x इसका चार्ज देख लो, अरे एक ऑक्सीजन एटम पर चार्ज कितना आता है -2, तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 आ गया। मैंने क्या कहा, समझ में आया, ओनली मैंने O लिया है, एक एटम लिया है, तो इसका देखो MW इतना आ रहा है और E क्या आ रहा है 8 आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं, अगर मैं O2 ले लूँ, मैंने क्या लिया है O2 लिया है, तो इसका MW मैं क्या कहूँगा बेटा, देखो एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 2 का कितना हो गया
32 ग्राम। बात समझ में आई, यस और नो। लेकिन मैं बात करूं इसके ई की, ई क्या होगा, mw/x। mw मुझे पता है बेटा कितना आ गया, अरे 32 आया नहीं आया। एक ऑक्सीजन का हमें पता 16, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं नहीं करते, करते हैं। अपॉन x हमें पता है बच्चों एक ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आता है -2, तो 2 पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी -4, और जो चार्ज होगा वही तो उसका x होगा। 1 पर 2 आता, लेकिन अब 2 आयन है तो क्या हो जाएगा, 1 पर और आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डबल होगा नहीं होगा, होगा। इस 2 से मैं वापस 2 को उड़ा दूं बेटा, कितना आएगा, 8 आएगा। मैंने क्या बोला समझ में आया, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपने mw कैलकुलेट किया था, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम डबल होते ही आपने mw को डबल कर दिया, यहाँ 16 है तो यहाँ 32 कर दिया, समझ में आ गया। लेकिन इक्विवेलेंट वेट की बात करोगे तो 1 मोल में अगर 1 एटम था तो भी इसका इक्विवेलेंट वेट 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर 1 मोल में 2 एटम हो गए तो क्या हो गया, तो भी ये 8 ही आ रहा है। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो इसका रीजन क्या है बेटा, E क्या होता है, mw/x होता है, mw/x होता है। तो बच्चा कहेगा सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा, अगर mw डबल होगा, अरे mw अगर डबल होगा तो हमें पता चार्ज भी डबल हो जाएगा। देख सकते हो अगर 1 मोल में 1 एटम था तो 16/2 आ रहा था, यस और नो, आ रहा नहीं आ रहा। अगर आपने O2 कर दिया तो mw भी डबल हुआ है नहीं हुआ, हुआ। x भी देखो पहले 2 था तो अब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी डबल हुआ नहीं हुआ, हुआ। और आपके पास कोई वैल्यू ऐसी है a/b, a को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, b को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर 1 मोल में नंबर ऑफ एटम अगर क्या हो जाए बच्चों, डबल या ट्रिपल हो जाए तो mw भी उतने ही टाइम हो जाता है, x भी उतने ही टाइम हो जाता है। यानी mw/x में mw को भी 2 या 3 से मल्टीप्लाई करें, उतने ही क्या करें, x को भी 2 या 3 से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टेंट वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, यस और नो। तो मैंने क्या बोला, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम का फर्क पड़ेगा। कैसे, ए का क्या है बेटा, x एटम है तो मल्टीप्लाई बाय x, जैसे यहाँ पर 2 था तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तभी तो डबल आए, क्लियर। b का अगर y एटम है तो मल्टीप्लाई बाय y करूंगा। एक b का कितना है, 1 मोल b का कितना मास है, और b के कितने एटम है 1 मोल में, y, तो मल्टीप्लाई बाय y कर दो। समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन इक्विवेलेंट वेट की मैं बात करूं, इसके तुल्यांकी भार करूं, देखो तो चाहे x y कितने भी एटम हो, बस a का और b का। समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ कहा O था तो भी इसका इक्विवेलेंट वेट 8 ही आ रहा है, O2 है तो भी कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है AB, ये मान लो टूट कर क्या बना रहा है बेटा, A+ और B- बना रहा है। क्या कहा, कोई कंपाउंड हमें क्या दे रखा है AB, ये टूट कर क्या बनाएगा, A+ और B- बनाएगा। तो इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट AB का क्या होगा, A+ का, और प्लस क्या करूंगा, B- का। मैंने क्या कहा, ये जो पूरा कंपाउंड था AB, इसका पूरे का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इसके कैटायन के इक्विवेलेंट वेट का सम आ जाएगा। अपन को क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, आपको कोई कंपाउंड दे रखा है तो मैं स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूँ, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनके इक्विवेलेंट वेट का टोटल सम होता है। मैंने क्या बोला, किसी अणु या यौगिक का तुल्यांकी भार है, उसके घटकों का यानी धनायनों और ऋणायनों के तुल्यांकी भारों का योग होता है। कैसे, AB की बात करिए, इसमें 2 आयन थे, A+ और B- है, तो A+ का इक्विवेलेंट वेट प्लस B- का इक्विवेलेंट वेट, इन दोनों का सम होगा, वही क्या होगा, कंप्लीट AB का होगा। समझ में आ गया, क्लियर। ये मैंने बात की है बच्चों इक्विवेलेंट वेट की। समझ में आया, एक एक पॉइंट मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। जल्दी, जल्दी बोलो बेटा। यहां तक बात ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। चलो बेटा, तो ये तो अपने बात के इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, क्लियर।
चलो अब बात करते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर बच्चे को x का आइडिया है तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान रखना जब तक बच्चे को x का आइडिया नहीं है यानी वैलेंसी फैक्टर का आइडिया नहीं है तब तक क्या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट नहीं कर सकता बच्चों। ओके ठीक है, कहीं पर ये तो अपने 2-4 बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, इसके लिए x1 होगा, इसके लिए x2 होगा, लेकिन ध्यान रखना असली दुनियादारी तो अब आप देखोगे क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, कैसे करना देखो बेटा, x को डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, x का मेन मीनिंग वही होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अलग अलग कंडीशन में इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर, चलो बात करते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूं इसके आगे, वैलेंसी फैक्टर। क्या कहा, वैलेंसी फैक्टर, या इसे बोला जाता है बेटा एन फैक्टर भी बोल देते हैं कई जगह, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। संयोजकता गुणांक, इसका सिंबल होता है बेटा x। मैंने क्या कहा, संयोजकता गुणांक या एन गुणांक, इसे x भी बोल देते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, यानी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट कंडीशंस, यानी अलग अलग कंडीशंस में क्या करते हैं, x की वैल्यू अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ओके, लेकिन कंडीशन चाहे कैसी भी हो, x का मोरल क्या है बेटा, मेन पर्पस। देखो मीनिंग क्या होता है, x इक्वल टू, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वही क्या होती है, x की वैल्यू होती है। आ गया समझ में। अब अलग अलग कंडीशंस में क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओके, जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, 4 आयंस। मैंने क्या बोला है, 4 आयंस है, यानी आयंस के लिए x क्या होगा, कैसे होगा। एक बात तो श्योर है, आयन बोला है, आयन का मतलब क्या, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है बेटा। मैंने क्या कहा, आयन बोला तो आयन का मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो बच्चा कहेगा सर इस कंडीशन में मुझे कैसे करना है, तो समझना अगर कोई आयन है तो उसके लिए क्या करना, x इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन। इसका मतलब क्या, यानी जो आयन पर जो चार्ज है बेटा, जो भी आयन आपको दे रखा हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, क्या कहा, उस पर जो आयन पर जो चार्ज दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। मैंने क्या कहा बेटा, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जो चार्ज की वैल्यू कितनी है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, यानी मान कितना है। +2 +3 से मतलब नहीं है, 2 और 3 से मतलब है। -2 -3 से मतलब नहीं है, 2 और 3 से मतलब है। समझ में आ गया। प्लस माइनस तो क्या कर रहा है, ओनली इस बात को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या गेन किए। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एक एक बात बताई है, याद है ना। प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस, गेन करता है तो माइनस। लेकिन हमें पता है डोनेट या गेन करने से मतलब है क्या, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना डोनेट या गेन किया है उससे मतलब है। ओके ठीक है बेटा, देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दे Na+, इसके लिए x कितना होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि Na+ बोला है। Na+ का मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यस और नो। या मैं बोल दूं जैसे Mg+2 यानी x कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि Mg+2 आ रहा है, इसका मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, कितना लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो वही x की वैल्यू होगी। क्लियर, आपसे बोल दे बेटा Al+3 मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो बेटा Al+3 आया है, +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो जितना लॉस करेगा वही तो क्या होगी, x की वैल्यू होगी। क्लियर, या फिर आपसे बोल दे जैसे Cl- x कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि Cl- बोला है मतलब गेन किया है, -1 है मतलब एक गेन किया। तो डोनेट करे या लॉस करे, गेन करे चाहे लॉस करे, जितना नंबर का एक्सचेंज होगा, चेंज आएगा, वही तो x की वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है। या फिर मैं जैसे बोल दूं बेटा O-2 तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, और जरूरी नहीं बेटा कि मान लो सिंगल एटॉमिक आयन ही हमें दे, हमें और भी दे सकता है। कैसे, जैसे मैं ये बोल दूं बेटा NO3-, मैंने ये बोल दिया NO3- से x कितना हो जाएगा, 1। NO3-1 बोला है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना आ गया, एक गेन किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर, या मैं बोल दूं जैसे SO4-2 चार्ज है मतलब 2 गेन किए हैं, 2 गेन किए तो x की वैल्यू 2। या फिर मैं बोल दूं जैसे PO4-3 चार्ज का मतलब क्या, 3 गेन किए तो x की वैल्यू 3। या फिर मैं बोल दूं जैसे अमोनियम आयन
NH4 प्लस है, अरे x देखो +1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, एक डोनेट किया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कहने का मतलब है सिंगल एटॉमिक आयन हो चाहे पॉली एटॉमिक आयन हो बेटा, डोनेट करे या लॉस करे गेन करे हमें इससे मतलब नहीं है, बस एक्सचेंज कितने का हुआ है। मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन है, आयन पर उपस्थित आवेश का परिमाण यानी वैल्यू कितनी है वो हमें उससे मतलब है। क्लियर? तो ये तो आपको किसके लिए करना है बेटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी आयन की बात कर रहा हूं बेटा। ये अपने आयन के लिए डिस्कस किया वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? और हमें पता है इसको डिनोट किससे करना है, एक्स से। चलो बेटा आगे बात करते हैं, ये तो किसके लिए हुआ, आयंस के लिए। अब बात करते हैं सेकंड, क्या देखते हैं बेटा, फॉर एसिड्स। किसके लिए, फॉर एसिड्स यानी एसिड के लिए। तो ध्यान रखना बेटा, एसिड के लिए अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, तो ध्यान रखना एसिड के लिए क्या करूंगा, x इज इक्वल टू क्या कहा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। मैंने क्या कहा, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता। मैंने क्या कहा, किसी एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, अम्ल की क्षारकता। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन आ गया, देखो अम्ल की क्षारकता इसका मतलब क्या है बच्चों। तो पहली बात तो ध्यान रखना ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लेकिन ये जो नाम आ गया यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है, तो ये ध्यान रखना नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयंस और एक्सेप्टेड OH- आयंस। मैंने क्या कहा, अरे कोई एसिड है, एसिड की बेसिसिटी, अम्ल की क्षारकता, ध्यान रखना एसिड की बेसिसिटी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयन। अरे एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, H+ डोनेट करना। क्लियर? एसिड का कैरेक्टर क्या होता है बेटा, H+ डोनेट करना। तो जितने वो H+ डोनेट करता है, और अगर बाय द वे हमें पता है H+ डोनेट नहीं करता तो बदले में क्या कर सकता है, OH- गेन कर सकता है। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, याद है ना, या तो H+ डोनेट करना या फिर OH- आयन गेन करना। क्लियर? मीनिंग वही है बेटा, मैंने क्या कहा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एसिड दे रखा हो तो उसके लिए x कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने H+ डोनेट कर रहा है या कितने OH- आयन गेन कर रहा है। जितने H+ या OH- का एक्सचेंज हो रहा है वही क्या होगी, उसकी x की वैल्यू होगी बेटा। ओके? बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखूं HNO3 एसिड है बेटा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कैसे, ये हमें पता, टुकड़े टुकड़े करेंगे तो H+ और NO3- बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो। अरे एसिड था, कितने H+ डोनेट किए, एक H+ किया ना, तो इसकी बेसिसिटी 1 है तो वही क्या होगा, x की वैल्यू होगी। क्लियर? ठीक है, ये मैं लिखूं बेटा H2SO4 के टुकड़े टुकड़े कर दे तो ये क्या बनाएगा, 2H+ डोनेट करता है, साथ में क्या होता है SO4-2। तो पहले मैं ये देखूं बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी का मीनिंग क्या, ये क्या सब बकवास है। एक ही चीज ध्यान रखना, कितने H+ डोनेट कर रहा है या कितने OH- आयन गेन कर रहा है। ओके? तो देखो कितने H+ डोनेट किए, 2, x की वैल्यू कितनी, 2 होगी। या फिर मैं बोलूं जैसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये बेचारा क्या करता है, 3H+ डोनेट करता है, बदले में बनाता है PO4-3। तो ये बताओ कितने H+ डोनेट किए, 3। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, यस और नो। क्लियर? ठीक है बेटा, एक मैंने लिखा है जैसे H3BO3, ठीक है, H3BO3, या फिर इसको ऐसे लिख देता BOH होल थ्राइस, ठीक है, BOH होल थ्राइस। अब बच्चा क्या कहेगा, सर इसके लिए x की वैल्यू 3 होगी क्या, नहीं बच्चों, आयनिक में जो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, एसिड या तो H+ डोनेट करेगा। मैंने क्या कहा, एसिड या तो H+ डोनेट करेगा, अगर वो H+ डोनेट नहीं करता, अगर नहीं कर सकता तो बदले में क्या करेगा, OH- आयन गेन करेगा। मेन कैरेक्टर होता है डोनेट करने वाला, मैक्सिमम एसिड तो H+ डोनेट करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल, यही है बेटा अपवाद स्वरूप। क्या होगा, अगर H+ डोनेट नहीं करता तो क्या करेगा, OH- आयन गेन करेगा। ओके? तो देखो बेटा क्या होता है, हमें पता है। बच्चा कहेगा सर गेन क्यों करता है, क्योंकि ये 3 OH बॉन्ड बना रहा है। अरे ये बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक OH- आयन गेन करता है बदले में, तो क्या होगा, ये क्या बनाता है बेटा, BOH4-1। 3 OH पहले से हैं, लेकिन क्या होगा, एक OH- और गेन करेगा तो BOH4-1। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ डोनेटेड H+ और एक्सेप्टेड, कितने डोनेट करता है H+ या OH कितने एक्सेप्ट करता है, वही तो क्या होगा, एसिड के लिए x की वैल्यू होगी। तो देखो इसने क्या किया, 1 H+ डोनेट किया क्या, नहीं, इसने क्या किया, एक OH- आयन गेन किया है। OH- आयन गेन किया तो ध्यान रखना x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसने क्या किया है,
1 OH माइनस आयन गेन किया, ठीक है। इसने क्या किया है, एक H प्लस का लॉस किया है, इसने 2H प्लस का लॉस किया है, इसने 3H प्लस का लॉस किया है। माइनस मतलब लॉस करना बेटा, क्या 3H प्लस का, इसने क्या किया गेन किया तो प्लस OH माइनस, क्लियर, ठीक है। और इसको स्टार मार्क करवा रहा हूँ बेटा, गलती करवाएगा ध्यान रखना। बोरिक अम्ल यानी इसे बोलते हैं बोरिक एसिड या ऑर्थो बोरिक एसिड, ओके। बच्चा देखो क्या करता है, बच्चा रटाफिकेशन से क्या करेगा, सर ने कहा था जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड होता है, फॉर्मूले में OH होता है वो बेस होता है, तो BOH होल थ्राइस जानबूझ के ये लिख के देगा, ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए। अरे दो एक्सेप्शन होते हैं क्या, नॉर्मली तो मैक्सिमम में क्या होता है, जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है वो एसिड है, जिसके फॉर्मूले में OH है वो बेस है, मैक्सिमम में यही होता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे इसकी बात करें, फॉर्मूले में OH आ रहा है फिर भी ये क्या है, एसिड है। अमोनिया NH3 फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, OH नहीं है, फिर भी वो बेस है। समझ में आ गया, तो ये दो एक्सेप्शन ध्यान रखना बेटा। तो किसी आयन के लिए कैसे करना है और एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया, यस और नो। फटाफट बोलो बेटा और स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट 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 बोलो, फटाफट जल्दी बोलो बेटा। अरे वो मूवी का डायलॉग नहीं सुना क्या, मूवी का डायलॉग नहीं कहते दीवार में कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, वैसे ही ध्यान रखा करो, टीचर का पसीना पहुंचने से पहले उसका जवाब मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, चलो ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो ये अपन ने क्या किया, वैलेंसी फैक्टर जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे, दो कंडीशन में हमने देखा, आयन के लिए कैसे करना है और एसिड के लिए हमें कैसे करना है, ओके। चलो बेटा आयन और एसिड के बाद बात करते हैं बेटा बेस के लिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं फॉर बेसेस, यानी क्षारों के लिए, यानी क्षारों के लिए देखते हैं बेटा x कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो यानी जो बेस है उसके लिए क्या लिखेंगे, x क्या होता है, x इक्वल टू एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। बच्चा कहेगा सर इसके भी एसिडिटी होती है क्या, बिल्कुल बेटा होती है। यानी मैंने क्या कहा, क्षार की अम्लता, देखो बेटा अपोजिट नेम है, ध्यान रखना, पहले था एसिड, जैसा नाम है अपोजिट नेचर, एसिड की बेसिसिटी, ठीक है, यानी अम्ल की क्षारकता था, वहां पर अम्ल है तो उस कैरेक्टर को उसकी क्षारकता, यहां पर क्या बोला है एसिडिटी ऑफ बेस, बेस है तो उसका अपोजिट कर दो एसिडिटी, क्षार की अम्लता। बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कोई बेस है उसकी एसिडिटी जितनी होगी वही उसके लिए क्या होगा, x की वैल्यू होगी, क्लियर, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो एसिडिटी क्या होगी बेटा, अरे बेस का कैरेक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ डोनेटेड, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस आयंस, मैंने क्या कहा, अरे बेस का कैरेक्टर क्या होता है, OH माइनस आयन डोनेट करना बेटा, यस और नो। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो क्या करेंगे, और एक्सेप्टेड, मैंने क्या कहा, और एक्सेप्टेड H प्लस आयंस, क्या कहा बेटा, नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस आयन और एक्सेप्टेड H प्लस आयन। अरे बेस क्या करेगा, या तो हमें पता है बच्चों OH माइनस आयन डोनेट करेगा, अगर डोनेट नहीं करता तो H प्लस गेन कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो भी वो H प्लस या OH माइनस आयन का एक्सचेंज करता है वही उसके लिए क्या होगा, X यानी वैलेंसी फैक्टर होगा, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो ऐसे मैं बात करूँ जैसे NaOH, ठीक है, NaOH की मैं बात करूं, हमें पता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो क्या बनता है बेटा, Na प्लस OH माइनस, यस और नो। ये क्या करता है, एक OH माइनस का लॉस करता नहीं करता, एक OH माइनस का लॉस करता है तो X कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। या फिर मैं जैसे लिखूं बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, हमें पता है ये क्या बनाएगा, Mg+2 और 2 OH माइनस, यानी ये क्या करता है, 2 OH माइनस का लॉस करता है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो 2 OH माइनस का लॉस करता है तो x कितना हो गया, 2 हो गया बेटा इसके लिए, क्लियर, ठीक है। या फिर मैं जैसे बोलूं AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेचारा क्या करेगा, तीनों OH माइनस क्या करता है, लॉस कर देता है, डोनेट कर देता है, तो क्या बनाएगा बेटा ये
Al+3 और प्लस क्या होगा 3OH माइनस, क्लियर। x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा NH3 की मैं बात करूं, अरे NH3, अब बच्चा कहेगा सर इसमें तो क्या है OH है ही नहीं तो लॉस कहां से करेगा, तो मैंने क्या कहा मेन कैरेक्टर क्या होगा लॉस करने वाला, अगर लॉस नहीं कर सकता तो क्या करेगा बेटा बदले में H+ गेन करेगा, क्लियर। या तो मेन कैरेक्टर पहली तो क्या करेगा OH माइनस आयन डोनेट करने की, त्यागने की, अगर उसके पास OH माइनस आयन है ही नहीं तो बदले में क्या कर सकता है H+ गेन कर सकता है, क्लियर। ठीक है, तो ये क्या करता है H+ गेन करेगा तो बदले में क्या बनाएगा ये NH4+, समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा जितने OH माइनस आयन डोनेट करता है या जितने H+ आयन गेन करता है बेटा तो वही तो क्या होगा x की वैल्यू होगी, तो इसके लिए x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, क्लियर। अमोनिया के लिए ध्यान रखना बेटा x कितना होता है 1 होता है, नॉर्मली बच्चा गलती करता है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। चलो बेटा, तो ये अपने बात की कैसे करना है क्या करना है, यहां तक बात ठीक है, अरे यहां तक बात समझ में आ गई। चलो बेटा फोर्थ कंडीशन किसके लिए देखते हैं, फॉर नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, क्या कहा फॉर नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, सामान्य या उदासीन लवण के लिए, ठीक है, सामान्य या उदासीन लवणों के लिए। बच्चा कहेगा सर नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या है, तो अब नॉर्मल सॉल्ट कैसे हो गए, तो बेटा आपको याद है जैसे आयनिक में हमने एक बात की थी, सॉल्ट कई नेचर के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर क्या करेंगे यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर मिक्स सॉल्ट, कई सारे सॉल्ट है बेटा, याद है ना, ठीक है बेटा, डबल सॉल्ट, कई सारे सॉल्ट पढ़े थे। 3 सॉल्ट की यहाँ पर मेनली क्या 2 सॉल्ट का रोल आएगा, एक तो नॉर्मल या न्यूट्रल, एसिडिक सॉल्ट, ध्यान रखना 3 तो मेन टाइप होते ही होते हैं। वो सॉल्ट जो एसिड के अकॉर्डिंग नेचर शो करता है, एसिड के जैसे बिहेव शो करता है एसिडिक सॉल्ट, बेस के अकॉर्डिंग करता है बेसिक सॉल्ट, कोई सा नहीं करता मतलब नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, आ गया समझ में। बच्चा कहेगा सर ये क्या एसिड के अकॉर्डिंग बेस के अकॉर्डिंग, एसिड का कैरेक्टर क्या H+ डोनेट करना, बेस का क्या OH माइनस डोनेट करना, कोई सॉल्ट अगर ऐसा नेचर शो करता है H+ डोनेट करना है तो एसिडिक सॉल्ट, OH माइनस डोनेट कर सकता है तो बेसिक सॉल्ट, कोई सा नहीं करता है तो बेचारा नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ में आई क्या, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के लिए x कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या कहा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसके लिए क्या होगा x की वैल्यू होगी बेटा, क्या कहा टोटल पॉजिटिव बोल दे या टोटल नेगेटिव बोल दे बेटा, वही क्या होगा उसके लिए x की वैल्यू होगी, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो एग्जांपल से समझते जाना, जैसे मैंने बोला है NaCl की बात करें, फिर से यहाँ पर क्या बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश का परिमाण, क्या कहा कुल धनावेश या कुल ऋणावेश का परिमाण, ओके। इसका मतलब क्या होता है समझना, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा जब हम इसके टुकड़े टुकड़े कर दे बेटा, अरे Na+Cl-, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये कैसे टूटेगा Na+ और Cl-, हमें पता है पॉजिटिव कितना है बेटा +1, नेगेटिव कितना है -1, तो ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव प्लस में भी कितना आ रहा है +1, माइनस में कितना आ रहा है -1, हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस में भी 1 आ रहा है माइनस में भी 1 आ रहा है, यानी 1 तो आ रहा है ना, यानी x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ध्यान रखना बेटा x का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। Na+ में कब जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl माइनस में कब आएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चाहे कोई डोनेट करे लॉस करे कोई गेन करे, हमें पता है एक्सचेंज कितने का हुआ है 1 का हुआ है तो 1 का, और नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होता है वही तो क्या होता है बेटा x की वैल्यू होती है, यस और नो, तो x कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। या मैं बोलूं बेटा जैसे आपसे बोले CaCl2 इसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो क्या होगा Ca+2 और 2Cl-, क्लियर। देखो बच्चों टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कैसे आ रहा है, Ca पर चार्ज कितना +2, एक क्लोरीन पर -1 तो 2 पे कितना -2, प्लस भी कितना +2 माइनस कितना -2 आ रहा है ना, वही तो क्या होगी x की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। या फिर मैं बोलूं बेटा जैसे आपसे बोले AlCl3, क्या कहा AlCl3 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो कैसे करना है AlCl3 इसके टुकड़े टुकड़े कर दो बेटा Al+3 और 3Cl-, इसका मतलब क्या करेंगे बच्चों, देखो
Al+3 3Cl माइनस है, एक एल्यूमिनियम पे +3 और हमें पता एक Cl पे -1 तो 3 पे कितना -3 +3 -3, इसका मतलब क्या होगा मैग्नीट्यूड वैल्यू देखनी है खाली, कितनी आ रही है 3x कितना हो गया 3 हो गया बेटा, समझ में आ गया क्लियर। चलो बेटा देखो ये मैंने कैसे किया है, कैसे करना समझ में आ गया, और यहाँ तक बात ठीक है, यस और नो ठीक है। चलो बेटा देखो ये तो अपने नॉर्मल सी अपने बात की कैसे करना है क्या करना है बच्चों। देखो अब अगर क्या करेंगे, चलो 2-3 एग्जाम्पल बेटा मैं और लिखा था, लेकिन पहले यहाँ से हमें मिटाना पड़ेगा, यहाँ तक ही, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो फटाफट, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया, यस और नो, यस और नो। चलो इसके 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, फिर कंप्लीट करते हैं इसे। चलो बेटा तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ये तो जैसे नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के नॉर्मल से ही एग्जांपल है, ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव वाले बेटा। ओके अब देखो 2-3 मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको लिखा रहा हूं, उनके अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है, क्या करना है बेटा ध्यान रखना। ओके कैसे बच्चों देखो 2-3 स्टैंडर्ड एग्जांपल कैसे, इनका मतलब समझना। देखो बेटा एक तो जैसे मैं एग्जांपल ये लिखूं, मैंने क्या लिखा है ZnSO4.7H2O, मैंने क्या लिखा है ZnSO4.7H2O बेटा। देखो कैसे, अरे जैसे इनऑर्गेनिक में देखते हैं ना ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, कई सारे होते हैं ना बेटा, नीला होता, पीला होता, ऐसा होता, वैसा होता, क्या बोलते हैं ZnSO4 7H2, CuSO4 इतना H2O, या फिर FeSO4 5 या 7H2O, कई सारे होते हैं बेटा, होते हैं बच्चों। उसी के अकॉर्डिंग बात करिए बच्चों, देखो ये भी क्या होते हैं सोल्ट होते हैं, इन्हें डबल सोल्ट बोलते हैं बेटा, द्वितीयक लवण बोलते हैं। आयनिक में अपने बात की थी, डॉट की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल इनसे ऐड होता है, क्लियर ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर इसके लिए एक्स कैसे करूं, तो वही बात है, इनको टुकड़े टुकड़े कर दो, इनके टुकड़े टुकड़े करूंगा तो क्या बनेगा Zn+2SO4 - 2, और साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं ऐसे के ऐसे होते हैं। ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं, बच्चा सोचेगा वाटर पे भी क्या होगा +2 - 2 चार्ज होता है, लेकिन ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल फॉर्म में इनसे कंबाइंड होता है, ध्यान रखना। तो इसको प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, वाटर मॉलिक्यूल वाला न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बेटा, ये न्यूट्रल फॉर्म में कंबाइंड होता है। ओनली जो आयनिक कंपाउंड होता है सोल्ट की मेन सोल्ट होता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है, वाटर मॉलिक्यूल का प्लस माइनस नहीं देखना बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव कितना है +2, नेगेटिव कितना -2, तो x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आ गया यस और नो, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं बेटा, अगर मैं लिखूं FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट में कर दूं बेटा जैसे 6H2O, यस और नो। अरे इसका नाम क्या है बेटा, ध्यान है क्या, फेरस, क्या कहा फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या कहा बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसे क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है बेटा क्या मोर सॉल्ट, क्या कहते हैं मोर सॉल्ट, ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है बेटा, इसके लिए मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले क्या, अगर इसके x की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ओके टुकड़े टुकड़े मतलब क्या, आयंस में ब्रेक कर दो। अरे Fe क्या होता है +2 आ जाएगा, सल्फेट पे क्या आता है -2, अरे सीधी सी बात है सल्फेट पे -2, इधर कितना +2। अमोनियम आयन है, अमोनियम पर क्या चार्ज आता है, अरे +1 चार्ज स्टेबल होता है नहीं होता, एक अमोनियम पर +1 तो 2 पे +2, तो सल्फेट पे कितना -2 आ जाएगा, यानी SO4 -2, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मैंने कहा एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएंगे, ध्यान है ना बेटा यस और नो। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये मैंने सभी को पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, कैसे बनाया ध्यान है ना, अरे डॉट की फॉर्म में ध्यान रखना, डॉट से पहले एक अकेला कंपाउंड होता है, अकेला सोल्ट होता है, तभी उनको क्या बोलते हैं डबल सोल्ट बोलते हैं, द्वितीयक लवण बोलते हैं, आयनिक में अपन पढ़ते हैं, कई सारे नॉर्मल सोल्ट से मिलकर बना। डॉट वाले को ध्यान रखना, अकेले को टुकड़े टुकड़े कर लिया करो, Fe+2 SO4 -2, ये हमें पता इधर -2 तो इधर +2 आएगा 2 पर, लेकिन एक पर कितना +1 NH4 +1, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए x की अगर बात करें तो x मैंने क्या कहा टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, Fe पर कितना +2, एक अमोनियम पर +1, 2 पे कितना +2 और +2 कितना हो गया +4, -2 कितना हो गया -4, मैंने क्या कहा टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। ओके तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी, समझ में आ गया यस और नो। और ध्यान रखना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो E होगा, E हमें पता है क्या होता है mW/x, क्लियर। इसका जो E mW होता है मोलर मास वो होता है 392,
2/4 करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता है 98। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। एक कंडीशन और आएगी, वहाँ पर मोर साल्ट का इक्विवेलेंट वेट होता है वो डिफरेंट आता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या आएगा 98 आएगा। क्यों? नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट की कंडीशन में इसके लिए x कितना होता है 4 होता है, जो मैंने ब्लॉक किया है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ओके ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या लिखूँ मैं? K2SO4, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। नाम बता सकते हो बेटा इसका नाम क्या होता है? पोटास एलम। क्या होता है? पोटास एलम। और इसका फेमस नेम क्या होता है बेटा? फिटकरी। क्या होता है? फिटकरी। ओके ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या? फेरस अमोनियम सल्फेट, आप फॉर्मूला मैच कर सकते हो। फेरस अमोनियम यानी Fe होगा, अमोनियम यानी NH4 होगा, सल्फेट यानी SO4 होगा। क्लियर? पोटास एलम, पोटेशियम होगा यानी K होगा, एलम पोटास एलम यानी क्या का? एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, फैन क्या का? पोटास एलम, पोटास एलम बोलते हैं जो पोटेशियम और एल्यूमिनियम होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहा? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, और क्या होता है 24H2O। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा, अब इसके लिए x देखना है तो पहले इसके टुकड़े टुकड़े कर लो। इसके टुकड़े टुकड़े कैसे करूंगा? पोटेशियम हमें पता फर्स्ट ए का होता है तो क्या होगा? +1 चार्ज, और कितने पोटेशियम है? 2, तो 2K प्लस। क्लियर? ठीक है, सल्फेट, सल्फेट पर कितना होगा बेटा? SO4 -2, यस और नो। एक एल्यूमिनियम पे कितना आता है? +3 चार्ज। ठीक है, तो क्या बनाऊंगा? और एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 2, तो 2Al+3, यस और नो। सल्फेट पर कितना होता है? -2, तो सल्फेट पर कितना आएगा? -2, सल्फेट के कितने आयन बनेंगे? 3 आयन बनेंगे। अरे AX/BY वाली ट्रिक याद है ना? खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में चार्ज को बैलेंस करने के लिए, याद है बेटा? देखो खुद की डिजिट एल्यूमिनियम से पहले कितना आएगा? 2 एटम है तो 2 आयन बना दो। क्लियर? सल्फेट देखो कितने हैं? 3, तो 3 आयन बना दो। और दूसरे की डिजिट पावर में, ये 3 इसकी पावर में, ये 2 इसकी पावर में, तो देखो +3 और -2। क्लियर? मैंने क्या कहा था? वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज ऐसे कैसे लिख दो? 24H2O। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, इसके लिए मैं बात करूं बेटा x कितना होगा? देखो अपना वही तरीका, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज। कैसे? एक पोटेशियम पर +1 तो 2 पे कितना? +2। ठीक है, एल्यूमिनियम एक पर +3 तो 2 पर कितना? +6। मैंने क्या कहा? पूरे सोल्ट पर पॉजिटिव नेगेटिव देखना है आपको। एक एल्यूमिनियम पे +3, 2 पर कितना? +6 और ये +2 कितना हो गया? +8। बात समझ में आ गई? एक सल्फेट पे -2, देखो सल्फेट कितना है? एक ये रहा, 3 ये रहे, कितने हो गए? 4। एक सल्फेट पर -2 तो 4 पर कितना हो गया? -8। प्लस का कितना आ रहा था बेटा? +8। माइनस का कितना आ रहा है? -8। +8 -8, प्लस माइनस से मतलब है क्या? नहीं, वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वही तो x होगा, यानी इसका x कितना होगा? पोटासियम का 8 होगा बेटा। समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बेटा बोलो। मैंने क्या कहा था? वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड आपको बताऊंगा, उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने पढ़ा है। आयन के लिए कैसे करना है, एसिड के लिए कैसे करना है, बेस के लिए कैसे करना है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट के लिए कैसे करना। 4 मेथड तो अपने पढ़िए बेटा, 4 कंडीशन। अगली 3 कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन सी? एसिडिक सॉल्ट के लिए कैसे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के लिए कैसे, और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। वो नेक्स्ट लेक्चर वाला तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो अपन बात करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत है तो बोलो फटाफट। सभी बच्चे बोलो जल्दी से यस और नो। रहमान, दृष्टि, हर्षिता, करीना, कुमकुम, मनीषा, सोहेल, कुमकुम, मुकेश, प्रज्ञा, प्रेम, जल्दी बोलो, फिर क्लास एंड करते हैं बेटा। कोई भी दिक्कत है बोलो, आज के लेक्चर में कोई डाउट? चलो, नथिंग सर, अच्छा नथिंग सर, रहमान नो सर, प्रेम नो सर, नो सर, नो सर, करीना नो सर, रहमान क्लियर सर, हर्षिता क्लियर सर, मनीषा मेलाट। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो बेटा पूछना। और जो हाइड्रोकार्बन के कंबसन मैंने क्वेश्चन बैंक सेंड कर रखा है, वहाँ तक के क्वेश्चन बेटा ट्राई कर लेना। ओके, और कोई दिक्कत हो पूछ लेना।